नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आ जाइए, आज हम बेहतरीन टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है। आ जाइए, आज हम इसे कवर करने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर चैप्टर क्या कहता है? 6 नंबर चैप्टर बात करता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है। क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हमें आने वाले समय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस ज़रूरत को हम कैसे समझेंगे, इस ज़रूरत को हम अपने चैप्टर में पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप इस वीडियो से कनेक्ट रहकर अपनी पढ़ाई जारी कर सकें। तो आ जाइए, आज हम चैप्टर का परिचय के बारे में लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का परिचय में। देखिए, इस अध्याय में जो है सोवियत संघ के बिखरने के बाद जो 1990 में 1999 में जो विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद जो जो चीजें सामने निकल कर आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या भूमिका थी, उसमें भूमिका इंपॉर्टेंट क्यों थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, उस भूमिका में क्या रोल था, क्या अमेरिका वर्चस्ववादी राजनीति को अपना रहा था, ठीक है, सुधार की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कठिनाई क्या है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ मिसाल बन सकता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ यही जानने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत किस प्रकार जुड़ा और सुधार को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण क्या है, क्या जानकारी चाहता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विश्व में कोई नई भूमिका निभा सकता है, महाशक्ति पर दबदबा वाला जो बात है वो क्या छोड़ सकता है, इन सब बारों में जानेंगे। और लास्ट में चैप्टर के एंड में पता है एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की गई है और क्वेश्चन भी पूछा गया उसके जरिए। तो आ जाइए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर डिस्कस करते हैं। आ जाइए, बढ़ते हैं। तो चैप्टर पर और बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कुछ। ये देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये यूएनओ का झंडा है। क्या है? यूएनओ का फ्लैग है, जो हल्के सफेद रंग के पृष्ठ पर बना हुआ है, जिस हिसाब से अपना दिख रहा है हमको बुकों में। तो सफेद रंग के पृष्ठ पर बना हुआ है, लेकिन वो हल्के नीले रंग के पृष्ठ पर बना हुआ है। और यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये जैतून की पत्तियां हैं और जैतून की टहनियां हैं, जो हमें विश्व शांति का प्रतीक है। और इसके नक्शे के अंदर ये दिख रही है ना टहनियां, इसके अंदर वर्ल्ड मैप बना हुआ। और ये वर्ल्ड मैप क्या दर्शाता है कि पूरा विश्व एक है और पूरे विश्व की विचारधारा भी एक है, उनकी बातचीत का तरीका भी एक है और हर चीज एक है। ये दिखाने की कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम तो ये देखेंगे, हम दो चीजें देखेंगे। दो चीजों में यहाँ यूएनओ के ऊपर प्रश्न उठ रहा है। पहला फिगर ये रहा और दूसरा फिगर ये रहा। यूएनओ कटघरे में खड़ा हो गया, घेरे में, ठीक है। पहला फिगर ये है, यूएनओ की बादशाहत किस प्रकार चली। देखो, यूएनओ में क्या था, 2006 में इजराइल ने लेबनान पे हमला किया था। इजराइल ने लेबनान पे हमला किया था। कारण जो बताया था लेबनान ने, वो ये बताया था कि उग्रवादी गुट जो है हिजबुल, नियंत्रण करने के लिए उन्होंने हमला किया। लेकिन हमले में क्या हुआ कि काफी आम नागरिक भी मारे गए, जिसके कारण यूएनओ की जो मतलब यूएनओ की जो अस्थायित्व था उस पर प्रश्न उठा। क्या यूएनओ का जो मतलब चीजें हैं, क्या वो देश मिलकर करते हैं या पर्सनल कोई कर रहा है, तो इस चीजों पर प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। सब महासचिव कैसे हैं, इनका क्या है, क्या रोल रहा, इन सब की भूमिकाओं पर बीच बीच में टिप्पणी होते रहती। तो आ जाइए, हम समझते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों क्यों होना चाहिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों है, हमें पढ़ना क्यों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। तो देखिए, एक एक कार्टून के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये फालतू चीजें हैं, ये बुक में ये थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से इनरिलेवेंट है। तो रेलेवेंट को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो रेलेवेंट में जब हम बोलेंगे तो हमें क्वेश्चन से ही चालू किया हमने कि हमें जो शक्तियां हैं, हमें महत्वपूर्ण संगठनों की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें कुछ लोगों ने बात कही है कि क्या है यूएनओ, उसके बारे में अपनी राय रखी है। तो कुछ ने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ, पता है, गठन जो है वो मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए किया गया। मानवता स्वर्ग पहुंचे कि ना पहुंचे, लेकिन उसे नरक से बचाने के लिए किया गया है। डैग हैमसोल्ड संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे, उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है।
बदकही की चौपाल। ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा में वार्षिक बैठकों में काफी सारे सत्र लगते हैं। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है जबान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि ऐसे जगह भी है दुनिया में जहां सारे देश इकट्ठा होकर कभी कभार अपनी बातों को एक दूसरे के लिए सर खाएं, वनस्पति लड़ाई के मैदान में एक दूसरे से का सर कलम करें। तो मतलब चर्चिल का कहने का मतलब है कि एक दूसरे का सर कलम करने से अच्छा है बातों से ही बात कर ली जाए, बातों से ही लड़ा जाए। शशि थरूर हैं, संयुक्त राष्ट्र में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव थे। ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, पहली बात तो ये, लेकिन वह महत्वपूर्ण जरूर है। अंतरराष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में मदद करते हैं और वह देश की सहायता करते हैं ताकि हम सब का बेहतर जीवन साथी कायम हो। हमारा जो जीवन स्थायित्व है वो बेहतर बने, जीवन का स्थायित्व हो वो बेहतर हो। और देश के बीच मन मुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपस बैर विरोध के कारण वो एक दूसरे से ठान ले। इसकी जगह वह विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और वह उसका एक जो है शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़े विभेद का समाधान बिना युद्ध से भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है हर चीज में युद्ध लड़ा जाए, बिना युद्ध के भी तो समाधान किया जा सकता है। लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिसमें कम ध्यान जाता है कि इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई ऐसे संगठन नहीं है जो हर राज्यों पर अपना मतलब पैंट जमाए। वो क्या होता है, राज्य ही मिलकर बनाते हैं उसे, तो राज्य ही उसे बनाते हैं, तो राज्य की ही जवाबदेही होती है उसमें और सारे राज्य ही करते हैं। ये झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करने का एक तरीका है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जब राज्य एक से बात पर सहमति होती है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कामयाब होते हैं या कायम होते हैं। एक बार इसका निर्माण हो जाए तो यह समस्या और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सदस्य देशों की मदद भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन तरीके से मददगार होते हैं और राष्ट्र के सामने अक्सर एक काम ऐसा आ जाता है जिन्हें साथ मिलकर ही करना चाहिए। कुछ मसले इन चुनौतीपूर्ण होते हैं और उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी है। जैसे आज देखिए कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में क्या होना चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए ना। अगर भारत अकेले काम करेगा या अमेरिका अकेले काम करेगा तो खाली अमेरिका तक होगा। अगर भारत से अमेरिका कोई गया तो वहां फैल सकता है। तो विश्वव्यापी लेवल पर काम करना चाहिए और कुछ रोगों को खत्म किया जा सकता है। जब विश्व के हर देश आबादी में टीके लगाने में सहयोग करेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव का उदाहरण ले सकते हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस बढ़ने पर तापमान बढ़ रहा है, इससे समुद्र तल में ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व में समुद्री तटीय इलाके जिसमें बड़े बड़े शहर शामिल हैं डूब जाएंगे और हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से दुष्प्रभावों को निपटने की कोशिश कर रहा है। उसके प्रभावकारी समाधान यह है कि वैश्विक ताप वृद्धि को क्या किया जाए, रोका जाए। वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए और इसके लिए विश्व में बड़े औद्योगिक देश में सहयोग करने की जरूरत है। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचान और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। सहयोग की जरूरत की पहचान करना और एक्चुअली में सहयोग करना ये दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या है, इस पर हम हमेशा उनके बातचीत नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत भर कौन कितना उठाएगा, सहयोग में होने वाले लाभ का आपसे में बंटवारा न्यायोचित ढंग से होगा कि नहीं, इस पर समझौते के बाद जो बात तय होती है उस पे भी दाग न करे, इन बिंदुओं पर भी हमेशा सहमत नहीं होते। ये आप देख रहे हैं शीत युद्ध के बाद कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में
इसमें एक शीत युद्ध के बाद कुछ महत्वपूर्ण संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर पे विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड या संगठन वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की मांगे जाने वाली वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। और इसके अभी टोटल सदस्य हैं 189। ठीक है, 12 अप्रैल 2016 की स्थिति है और देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य है। मतलब हर देश मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य और हर की राय की वजह बराबर नहीं है। समूह G7 वाले सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा के पास 41.29% मत हैं। अन्य प्रणाली सदस्य चीन 6.09, भारत 2.64, रूस इतना मतलब अलग अलग देशों के पास। इसका अमेरिका के पास अकेला 16.52% मताधिकार है इसके। तो ये सब संस्थाएं क्या कर रही हैं? ये सब संस्थाएं वैश्विक स्तर पर एक दूसरे की मदद करने की सोच रही हैं और मदद करी जा रही है। वैश्विक स्तर पर एक दूसरे की क्या की जा रही है? मदद की जा रही है यहाँ पर। अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के बारे में। तो पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र का। मैं थोड़ा बहुत इतिहास बता देता हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना की बात जो कही जा रही है, तो पहले याद रखिएगा कोई संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की संस्था नहीं थी। पहले जो संस्था थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही बनी थी, लेकिन क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन, सॉरी मैंने बोला था प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी थी, तो हाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही बनी थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन का जन्म जो हुआ वो शुरुआती दौर में हुआ, परंतु वो सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसका भी काम था शांतिपूर्ण ढंग से मतलब देश को संचालन करना, विश्व का संचालन करना। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन का जो जन्म हुआ शुरुआती दौर में, तो लीग ऑफ नेशन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई और उसी के कार्यकाल में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जिससे वह मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, जान माल की हानि हुई, जिसकी उसकी स्थापना पर औचित्य पर सवाल उठने लगे। ये रहा संयुक्त विकास का मॉडल। तो पहले विश्व युद्ध ने दुनिया में इस बात के लिए जगाया कि झगड़े से निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूरी किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप में लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरे विश्व युद्ध को न रोक सका और पहले की तुलना में महायुद्ध कहीं ज्यादा लोग मारे गए। पहले युद्ध की तुलना में कहीं ज्यादा लोग मारे गए। अब जब ज्यादा लोग मारे गए तो यहाँ पर इसके उस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा कि नहीं, ये संस्था ढंग से काम नहीं कर रही। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उपाय की सूचना जुटाने में मदद तो काम नहीं कर पाएगा। तो लोगों ने क्या किया, एक संस्था बनाने की सोची और एक नई संस्था बनी जिसका नाम क्या था, यूएनओ। यूएनओ बना कैसे? यूएनओ की स्थापना के पीछे कुछ इतिहास है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया। अटलांटिक चार्टर क्या है? तो अटलांटिक चार्टर एक मतलब नॉर्म्स है, एक पेपर है जिस पर हस्ताक्षर करके यूएनओ का क्या किया गया, सदस्यता ग्रहण की गई। ये यूएनओ संस्था बनाई गई। जनवरी 1942 में दूरी राष्ट्रीय के खिलाफ लड़े गए 26 मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर का समर्थन किया और वॉशिंगटन से मिले और 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। 1945 में तीन बड़े नेता रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में सम्मेलन करने का निर्णय लिया। अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मामले में केंद्रीय 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ। 26 जनवरी 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 50 देशों के हस्ताक्षर, पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मूल संस्थापक देश थे। कितने थे? 51 मूल संस्थापक थे और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुई। उसके बाद 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। अभी अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संगठन में कुल 193 सदस्य, जिसमें लास्ट से अभी जुड़ा है दक्षिणी सूडान। कौन सा जुड़ा है? दक्षिणी सूडान अभी लास्ट में इसका सदस्य बना है, वो दक्षिणी सूडान में। अब इसके पीछे जानते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं
और सहयोग करके उनके मेन दावेदारी क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, तो मेन दावेदारी यही होती है कि युद्ध से लोगों को बचाना और शांतिपूर्ण ढंग से झगड़ों का निपटारा करना। ढंग से झगड़ों का निपटारा नहीं होगा तो क्या होगा कि भाई देखो मारकाट फैल जाएगी, और मारकाट फैल जाएगी तो मारकाट किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो ऐसे संगठन नियमों और नौकरशाही की रूपरेखा देखा जा सकता है, ताकि सदस्य को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबका समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा, और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसे अनुमान कर सकते हैं अमेरिकी और खेमे में देश विजेता बनकर उभरे। ऐसे में बहुत से लोग और सरकारें इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश में इतने ताकतवर हो गए हैं। पश्चिमी देश कैसे इतने ताकतवर हो गए, ये सब चिंता सता रही है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना को लेकर हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, अगले पार्ट्स में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा और देखिएगा जरूर। धन्यवाद। आने वाले टाइम्स में मैं आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा।